हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर महेश और हम लोग आज बात करने वाले हैं बहुत ही बेसिक लेकिन वेटरनरी फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का, एंड दैट इज डीवर्मिंग। तो डीवर्मिंग क्या है? डीवर्मिंग क्या है वो जानने से पहले आपको वर्म्स के बारे में जानना पड़ेगा। वर्म्स क्या होता है, कौन से टाइप के वर्म्स होते हैं और कौन से कॉमन वर्म्स है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली देखते हैं। आप फ्रिक्वेंटली जब डॉक्टर के पास आपके पेट को लेके जाते हो तो मोस्टली आपको कॉमन क्वेश्चन डॉक्टर करते हैं कि इसका डीवर्मिंग हुआ है क्या। भले आपका पेट हेल्दी हो, अनहेल्दी हो, वो खाना खा रहा है नहीं खा रहा है, उसके बाद भी वो आपको इसलिए पूछते हैं क्योंकि ये बहुत कॉमन इशू है। उसका रीज़न है कि जो एनिमल्स है, डॉग्स और कैट, उनका लीकिंग हैबिट, फ्रिक्वेंटली लीक करने का जो हैबिट है उनका, नॉर्मली पैर को लीक करते हैं, ज़मीन को लीक करते हैं, या स्निफिंग के टाइम में मोस्टली बाहर जब वॉकिंग के लिए जाते हैं वो टाइम में लीक करते हैं। इसकी वजह से मोस्टली इनको वर्म इन्फेस्टेशन का जो प्रॉब्लम है वो कॉमन दिखता है। तो कौन से टाइप के वर्म्स होते हैं? टोटल 5 टाइप के वर्म्स है जो कि कॉमनली हम लोग देखते हैं। उसमें आपके पास राउंड वर्म्स है, हुक वर्म्स है, टेप वर्म्स है, वीप वर्म्स है और हार्ट वर्म। राउंड वर्म जो है वो मोस्टली जो पपीज़ या किटन्स है उनको जब वो पेट में होते हैं तभी लगते हैं, या जब उनका बर्थ होता है उसके बाद में थ्रू मिल्क, मदर्स मिल्क, ये इन्फेक्शन उनको नॉर्मल मिल सकता है। इसमें आपको आपने नोटिस किया होगा कि जो पपीज़ होते हैं छोटे, जो 2 महीने के या 1 महीने के पपीज़ है, उनका पॉट बेली अपीयरेंस दिखेगा, थोड़ा ब्लोटी स्टमक दिखेगा, वो एक प्रॉब्लम है। ग्रोथ नहीं होगा, वज़न थोड़ा सा उसका बढ़ेगा नहीं फास्ट में, एपेटाइट थोड़ा कम रहेगा, कभी कभी वॉमिटिंग और लूज मोशन के सिम्टम्स भी आपको राउंड वर्म के इसमें दिख सकते हैं। राउंड वर्म कैसे दिखता है उसका मैं फ़ोटो आपको यहाँ पर ये कर दूंगा, डाल दूंगा, तो आप वो चेक कर सकते हो। दूसरा वर्म जो है वो हुक वर्म है। हुक वर्म जो है वो भी राउंड वर्म जैसे ही होता है, वो भी इंटेस्टाइनल वॉल के अंदर ही होता है, लेकिन उसके जो सिम्टम्स है थोड़ा अलग होते हैं। वॉमिटिंग, डायरिया, वीकनेस, वेट लॉस और जो डलनेस हो से बाकी जो कॉमन सिम्टम्स है वो तो सब वर्म्स में आपको कॉमन दिखेंगे। लेकिन मेन जो आपका हुक वर्म है उसको हम लोग ब्लड वर्म भी बोलते हैं। ये ब्लड सक करता है, तो ब्लड सक करने की वजह से आपको मोस्टली पपीज़ में या किटन्स में एनीमिया के सिम्टम्स, मतलब खून कम होने के सिम्टम्स जो है वो हुक वर्म की वजह से दिखते हैं। और हुक वर्म जो है वो ट्रांसमिट कैसे होता है, जैसे कंटेमिनेटेड वाटर होता है या मिट्टी होती है वो लीक करते हैं, उसकी वजह से आपको हुक वर्म का प्रॉब्लम दिखेगा। थर्ड जो आपका वर्म है वो है आपका टेप वर्म। तो टेप वर्म जो है ये डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होता, ये ट्रांसमिट होता है थ्रू फ्लीज। बॉडी के ऊपर कुछ ब्लैक कलर के उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसको हम लोग फ्लीज बोलते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक टिक होता है, एक फ्ली होता है। आप कंफ्यूज कर जाओगे टिक कैसा होता है और फ्ली कैसा होता है, वो अलग टॉपिक है, वो हम लोग बाद दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो जो फ्लीज होते हैं जो जंप करते हैं, जो कि लैटरली कंप्रेस होते हैं, तो उसके थ्रू ये जो टेप वर्म है वो नॉर्मली आपके पपीज़ को या किटन्स को हो सकता है। तो उसका वो अपीयरेंस कैसा होता है, वो दिखने में जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि उसके पॉटी में छोटा राइस के ग्रेन जैसा छोटा पार्टिकल कुछ दिख रहा होगा, एक तो एनल एरिया में या फिर स्टूल में, तो वो बेसिकली होता है टेप वर्म। तो टेप वर्म जो होता है वो मोस्टली कुछ मेजर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते अर्ली स्टेज में, हाँ, क्योंकि वो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं करते। तो वो टेप वर्म की प्रॉब्लम में मोस्टली आपको थोड़ा माइल्ड स्टमक डिस्कम्फर्ट वो वाला प्रॉब्लम दिखेगा। सेकेंड थिंग, आपको ब्लड लॉस का प्रॉब्लम वो जो नॉर्मली कॉमन होता है वर्म्स में वो दिखेगा, और ईचिंग इरिटेशन वाला पार्ट है वो दिखेगा। जो पपीज़ को या डॉग्स को, अडल्ट डॉग्स को जिनको फ्लीज होता है, उनमें कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि वो बैक साइड जो होता है वो रब करते हैं, उसको स्कूटिंग बोलते हैं। तो स्कूटिंग जो होता है वो नॉर्मली अगर किसी डॉग में दिख रहा है, इसका मतलब उसको टेप वर्म्स का प्रॉब्लम आ चुका है। तो वो एक तरीका है जानने का कि इस आपके डॉग को या आपके पेट को टेप वर्म्स का इशू है क्या। अभी वीप वर्म्स और जो हार्ट वर्म्स है, ये दोनों कॉमन वर्म्स नहीं है, मतलब हम लोग कॉमनली केसेस नहीं देखते, उसके सोर्सेज भी अलग होते हैं और उसका जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो भी अलग होते हैं। जैसे हार्ट वर्म जो होता है वो नॉर्मली जो एरिया मॉस्किटो, मतलब जो एरिया में मॉस्किटो बहुत कॉमन है, जैसे कि बाहर के डॉग्स होते हैं या जहाँ पर प्लांट्स बहुत सारे या गार्डन ग्रास का एरिया है जहाँ पर मॉस्किटो होते हैं और कुछ डॉग्स वो बाहर होते हैं, उन डॉग्स में आपको ये जो हार्ट वर्म का प्रॉब्लम है बहुत कॉमन दिखता है। हार्ट वर्म जो होता है वो मोस्टली लार्वा जो होता है वो ब्लड में होता है, बाद में वो लॉज होते हैं आपके हार्ट के अंदर। हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, स्पेशली राइट साइड या राइट वेंट्रिकल, उसमें आपको ये पैरासाइट जाके वहाँ पर लॉज हो जाएगा।
उसके बाद में कफिंग का, ब्रीदिंग का, या फिर कभी कभी इंटॉलरेंस टू एक्सरसाइज, ये छोटे मोटे जो सिम्टम्स है ये आते हैं। तो इसमें प्रिवेंशन जो होता है वो ऑलवेज बेटर होता है, ना कि ट्रीटमेंट। एक बार अडल्ट वर्म्स अगर इसमें आपके पेट के हार्ट में अगर आपको पॉजिटिव मिल गया, इसका मतलब ये स्टेज थोड़ा सा एडवांस हो गया है, ये थोड़ा लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। वी वर्म जो होता है ये नॉर्मली कॉमनली मिलता नहीं है, लेकिन डॉग्स में और कैट में वो आपको दिखेगा। इसमें क्रोनिक डायरिया के प्रॉब्लम, वेट लॉस के प्रॉब्लम, लूज मोशन, वो सब जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो आपको दिखेंगे। अभी ये हो गया वर्म्स कौन सी टाइप के होते हैं। अभी हम लोग सेकेंड स्टेप देखेंगे, ये वर्म्स आते कैसे, कहाँ कहाँ से उसका ट्रांसमिशन पॉसिबल होता है। तो नॉर्मली वर्म जो होते हैं वो आते हैं आपके कंटेमिनेटेड सॉइल से। वर्म्स के जो एग्स हैं वो एग्स बहुत टाइम तक इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं जिंदा, लाइव कंडीशन में। तो नॉर्मली जब उनको प्रॉपर ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर सब मिलता है, वो हैच होते हैं, और वो जो लार्वा है वो नॉर्मली जो आपका पपी है या किटन है उसके पेट के अंदर जाके मतलब लॉज हो जाएगा, और वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सेकेंड थिंग जो होता है आपका कंटामिनेटेड वाटर। अगर पेट गलती से बाहर से कोई गंदा पानी पी रहा है, उसकी वजह से भी आपको वर्म्स लग सकते हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है वो है मदर टू ऑफस्प्रिंग। अगर आपका पेट, फीमेल पेट जो प्रेग्नेंट है, वो अगर डिवर्म नहीं है, तो नॉर्मली वो वर्म्स का प्रॉब्लम बच्चों को भी या जो ऑफस्प्रिंग से उनको भी हो सकता है थ्रू थ्रू प्लासेंटा बेसिकली, या फिर मदर टू फिटल ट्रांसमिशन बोलते हैं उसको, या जब बच्चे बाहर आएंगे उसके बाद में थ्रू मिल्क भी ये इन्फेक्शन उनको लग सकता है। थर्ड थिंग जो है, कभी कभी कुछ कुछ पेरेंट्स आजकल रॉ मीट खिलाते हैं पेट्स को, तो रॉ मीट खिलाने की वजह से भी आपके पेट को वर्म्स का प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपका कॉमन पॉइंट्स हो गया, सॉइल हो गया कंटेमिनेटेड वाटर हो गया, रॉ मीट हो गया, मदर टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिशन हो गया, या फिर कंटेमिनेटेड मिल्क हो गया। तो अगर आपको उसको स्टॉप करना है तो आपको ट्राई करना होगा कि जितना हो सके उतना उसका जो छोटा, जैसे अगर छोटा बच्चा है पेट जो 2 महीना, 3 महीने का, 4 महीने का है, उसका जो एरिया है जहाँ पर वो बैठ रहा है या वहाँ पर जहाँ पर वो रह रहा है, वो एरिया जितना क्लीन हाइजीनिक रहे उसका आपको केयर करना है। सेकेंड थिंग, उनको वार्म रखना है। थर्ड थिंग, जो वाटर बोल है वो आपको फ्रिक्वेंटली क्लीन करना है, और उसको पानी जो है वो गर्म करके, ठंडा करके उसके बाद में पिलाना है, ताकि वाटर के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। स्टार्टिंग के 3-4 मंथ्स, एक बार पपी बड़ा होने के बाद उसका इम्यूनिटी थोड़ा सा बेटर रहेगा, और आप डीवर्मिंग भी फ्रिक्वेंटली करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो गया वर्म्स कैसे लगते हैं वो हो गया, कहाँ से वर्म्स का प्रॉब्लम आ सकता है वो हो गया। अभी वर्म्स डीवर्मिंग का टाइम कब आया है वो आपको कैसे समझेगा। तो डीवर्मिंग का टाइम कब आया है वो आपके पेट के जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से आप गेस कर सकते हो कि अभी डीवर्मिंग का टाइम आ गया है। उसमें से सबसे कॉमन जो सिम्टम है वो है आपका मोस्टली गट इशू, जैसे कि थोड़ा सा उसका स्टमक थोड़ा ब्लोटी दिख रहा है बच्चों में स्पेशली, और पपीज़ में, किटन्स में, वो टाइम है जिसमें आप डीवर्मिंग का टाइम आ गया है। सेकेंड टाइम क्या है कि डायरिया का प्रॉब्लम उसको हो रहा है फ्रिक्वेंटली, वॉमिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, डॉग अगर स्कूटिंग कर रहा है, बैक साइड ड्रप कर रहा है बैक साइड में, तो वो टाइम में आपको डीवर्मिंग के बारे में सोचना पड़ेगा। कभी कभी आपको विजिबली वर्म्स दिखते हैं स्टूल में, वो टाइम भी है जिसमें आप डीवर्मिंग कर सकते हो। कभी ब्लड दिखता है, म्यूकस दिखता है पॉटी के अंदर, वो टाइम में आप डीवर्मिंग कर सकते हो। कभी कभी लगता है कि पेट बहुत ज़्यादा भूखा है, हंग्री बहुत फील कर रहा है, वो टाइम में भी डीवर्मिंग का टाइम आ गया है। ग्रोथ उसका हो नहीं रहा है, मतलब खा तो बहुत रहा है लेकिन वजन उसका बढ़ नहीं रहा है, रिब्स विजिबल है, या फिर आईज के अंदर कुछ डिस्चार्ज दिख रहा है आपको फ्रिक्वेंटली, तो वो ये जो टाइम है इसके टाइम में हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि अभी डीवर्मिंग का टाइम आया है, और उसको आप डीवर्मिंग कर। कुछ पेट जो होते हैं वो एनीमिक भी होते हैं, तो अगर एनीमिक पेट है आपका तो इसका मतलब क्या है कि वर्म्स जो है वो ब्लड सक कर रहे हैं, तो पॉसिबल है हुक वर्म्स, तो वो भी टाइम है जिसमें आप डीवर्मिंग कर सकते हो। अभी डीवर्मिंग वर्म्स का तो कंफर्मेशन हो गया, टाइम भी आपको समझा कि डीवर्मिंग कब करना है। अभी कौन से टाइम में, कितने फ्रिक्वेंटली, या कितना रेगुलर बेसिस पे आपको डीवर्मिंग करना चाहिए। जैसे अगर पपीज़ है तो पपीज़ में आप 2 वीक्स के बाद डीवर्मिंग शुरू कर सकते हो, और जो उसका फ्रीक्वेंसी रहेगा फर्स्ट 3 मंथ्स तक, एवरी 2 वीक्स में आपको डीवर्मिंग करना है एज पर देयर बॉडी वेट टिल 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के बाद में एवरी मंथ करना है टिल 6 मंथ्स, एंड 6 मंथ्स के बाद में आप हर 3 महीने में डीवर्मिंग कर सकते हो। जो प्रेग्नेंट एनिमल्स में उनमें भी हम लोग डीवर्मिंग करते हैं, लेकिन जो कॉमन रेगुलर डीवर्मर है वो हम लोग प्रेग्नेंट एनिमल्स में यूज़ नहीं कर सकते,
उसके लिए डीवर्मर्स अलग होते हैं। बाकी लैक्टेटिंग वाले जो एनिमल्स हैं उनमें आप डीवर्मिंग कर सकते हो। डोज जो है आपको एज पर बॉडी वेट कंसिडर करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी है। अभी डीवर्मिंग करने के फ़ायदे क्या हैं? रेगुलर डीवर्मिंग अगर आप करते हो तो उसके क्या फ़ायदे, क्यों करना है डीवर्मिंग? बहुत टाइम डॉक्टर फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि इसका डीवर्मिंग करो, डीवर्मिंग करो। तो डीवर्मिंग करना क्यों है और रेगुलरली क्यों करना है? तो नॉर्मली क्या होता है कि डीवर्मिंग करने से उसका पेट क्लीन रहेगा, स्टमक उसका अपसेट नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली उसका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव रहेगा, उसका वेट लॉस का प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगा, ग्रोथ अच्छे से रहेगा, इम्यूनिटी अच्छे से रहेगा। प्लस रेगुलर डीवर्मिंग करने से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, कुछ वर्म्स जो होते हैं वो जूनोटिक होते हैं। जूनोटिक मतलब एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। अगर गलती से कोई छोटा बच्चा या कोई इंसान पॉटी के कांटेक्ट में आता है जो डॉग और कैट को वर्म्स है, तो वहाँ से वर्म्स हम लोग को होते हैं। तो वो वर्म्स ना हो इसलिए हम लोग घर के जो पेट्स होते हैं या जो डॉग्स और कैट होते हैं उनको फ्रिक्वेंटली डीवर्मिंग करते हैं, ताकि वो वर्म्स उनको अगर नहीं आएंगे तो वो ऑब्वियसली ह्यूमंस को भी नहीं आए। ये सब अभी हम लोग ने वर्म्स के बारे में सब देखा। अभी डीवर्मिंग का जो मेडिसिन है वो कौन से कॉमन मेडिसिन है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो डीवर्मिंग में कुछ ग्रुप्स है जो कि आप कॉमनली पेट्स में यूज़ कर सकते हो। उसमें आप प्राजिकॉन्टिल का आपने नाम सुना होगा, पायरेनिटल का नाम सुना होगा, या अल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, या आइवरमेक्टिन का भी सुना होगा। कुछ कुछ लोग यूज़ करते हैं, लेकिन नॉर्मली आप घर पे डीवर्मिंग का जो मेडिसिन है वो ब्लाइंडली मत दो। जो कंडीशन है आपके पेट का उसके हिसाब से आपको जो डॉक्टर रिकमेंड करेंगे, वेटरनरी रिकमेंडेशन जो रहेगा उसके अकॉर्डिंगली डीवर्मिंग का मेडिसिन यूज़ करो। क्योंकि जैसे डीवर्मिंग के फ़ायदे हैं वैसे उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हम लोग उसको बोलते हैं। जैसे कि कभी कभी अगर ओवरडोजिंग हो गया तो स्टमक प्रॉब्लम आ सकते हैं, स्टमक डिस्कम्फर्ट या डायरिया वॉमिटिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, या कभी कभी सीवियर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपका पेट एलर्जिक है कोई डीवर्मिंग मेडिसिन के लिए तो उसका भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो मोस्टली डीवर्मिंग आप करो, लेकिन अंडर डॉक्टर्स या वेट्स सुपरविजन। डीवर्मिंग के बारे में कुछ कॉमन मिथ्स हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि मेरा पेट तो घर में रहता है तो इसको डीवर्मिंग की ज़रूरत है क्या? तो हाँ, आपके पेट को फिर भी डीवर्मिंग की ज़रूरत है, क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जैसे शूज़ होते हैं जो बाहर से ही घर में आते हैं, तो उसकी वजह से आपके पेट को वर्म्स आ सकते हैं। इसलिए आपको घर के अंदर भी पेट रहेगा तो भी डीवर्मिंग करना ज़रूरी है रेगुलर बेसिस पे। सेकेंड थिंग है कि मेरे पेट के स्टूल में तो कभी मुझे वर्म्स नहीं मिला या मिला नहीं वर्म्स, फिर भी डीवर्मिंग करना है। तो हाँ, उसमें भी आपको डीवर्मिंग करना है, क्योंकि वर्म्स जो होते हैं अडल्ट वर्म्स वो आपको विजिबल दिखेंगे मतलब स्टूल में, लेकिन जो एग्स है या कुछ कुछ छोटे वर्म्स होते हैं वो नॉर्मली आपको नेकेड आइज से आप नहीं देख सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप के अंडर ही देखना पड़ेगा। तो वो केस में भी आपको डीवर्मिंग करना है। थर्ड थिंग जो होता है कि कुछ नेचुरल रेमेडीज जो है वो हम लोग डीवर्मिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं क्या, या वो डीवर्मिंग मेडिसिन को रिप्लेस कर सकते हैं क्या? तो नहीं, नेचुरल जो रेमेडीज़ है वो आप दे सकते हो अगर आपको इसके पहले का कुछ एक्सपीरियंस है तो, लेकिन वो आपका डीवर्मिंग मेडिसिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। और फोर्थ जो मिथ है जो कि कॉमन है कि मैंने बचपन में मेरे डॉग को या कैट को डीवर्मिंग किया था तो मुझे अभी भी डीवर्मिंग करने की ज़रूरत है। तो हाँ, डीवर्मिंग जो है वो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन नहीं देता है। जैसे वैक्सीन आपने अभी किया तो 1 साल तक आपको प्रोटेक्शन मिलता है, वैसे डीवर्मिंग का नहीं है। डीवर्मिंग आपको फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है। अब देखा वर्म्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, क्या करना चाहिए उसके लिए। अभी वर्म्स की वजह से या जो एनिमल के पास एक्सीडेंटली जो वर्म्स होते हैं वो ह्यूमंस को क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं, या पहला क्वेश्चन तो है कि ये प्रॉब्लम कर सकते हैं क्या, और है तो क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हाँ, एनिमल्स के वर्म्स ह्यूमंस में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम माइल्ड होते हैं, कुछ प्रॉब्लम मेजर होते हैं। हम लोग अभी बात जस्ट वर्म्स की कर रहे हैं। वर्म्स और पैरासाइट दो डिफरेंट वर्ड है। सब वर्म्स जो है ना वो पैरासाइट्स है, लेकिन सब पैरासाइट आपके वर्म्स ही होंगे ज़रूरी नहीं, क्योंकि पैरासाइट्स कुछ एक्सटर्नल भी होते हैं, जैसे कि टिक्स है, फ्लीज है, माइट्स है, वो भी पैरासाइट होते हैं। जो लाइक लिविंग बीइंग या जो लिविंग क्रिएचर है वो कोई दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड है न्यूट्रिशन के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, उसको हम लोग नॉर्मली पैरासाइट बोलते हैं। तो पैरासाइट अलग टर्म है, वर्म अलग टर्म है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं वर्म्स के बारे में। तो आइज प्रॉब्लम, कुछ कुछ पैरासाइट्स जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा जिसमें विजन का प्रॉब्लम आ सकता है ह्यूमंस में, जो कि आता है कैट से।
तो या फिर कभी कभी गट इशू, जैसे बच्चे हैं, छोटे बच्चे अगर फ्रिक्वेंटली डॉग के या पपी के साथ में खेलते हैं और वो पपी अगर डीवर्म नहीं है या जिसका डीवर्मिंग नहीं हुआ है, तो मोस्टली उसको भी वर्म्स के या स्टमक इशू आ सकते हैं। इसलिए आपको फ्रिक्वेंटली या रेगुलर बेसिस पे आपके पेट का डीवर्मिंग करना है ताकि ये प्रॉब्लम्स आप फेस ना कर पाओ। सेकेंड थिंग, एडिशनल केयर क्या कर सकते हो आप वर्म्स को दूर रखने के लिए। उसमें मोस्टली तो आपको मैंने बताया कि पानी जो है जितना क्लीन नीट होगा उतना अच्छा रहेगा। स्पेशली मानसून सीजन में उसको आप बॉयल करके ठंडा करके यूज़ करो। सेकेंड थिंग, सॉइल, कंटेमिनेटेड सॉइल। अभी सॉइल तो नॉर्मली हम लोग ये नहीं कर सकते, लेकिन जो एरिया जैसे गार्डन ग्रास के एरिया है जहाँ पर बारिश के टाइम में थोड़ा सा कीचड़ होता है या फिर पेट्स गंदे होते हैं, वो एरिया थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए अवॉइड करो। सेकेंड थिंग, रॉ मीट अगर आप दे रहे हो, जैसे बहुत टाइम लोग कैट्स में रॉ मीट का यूज़ करते हैं, तो वो आप अवॉइड करो, उससे आपके वर्म्स का प्रॉब्लम कम होगा। अगर आपके डॉक्टर को लगता है कुछ प्रॉब्लम है वर्म्स का, तो स्टूल टेस्ट नॉर्मल आप कर सकते हो वर्म की कंफर्मेशन के लिए कि उसको वर्म्स या लार्वा या कुछ चीज़ का प्रॉब्लम है क्या। और दूसरा बात यह है कि रेगुलर वेटरनरी चेकअप्स आप करते जाओ, उससे आपके पेट को प्रॉब्लम नहीं आएगा। और नॉर्मली क्या होता है कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज ईजियर, safer and less expensive than treating a serious worm infection। तो ये याद रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई न्यू टॉपिक लेके। अगर आपको लगता है कि कोई न्यू टॉपिक आपको चाहिए जिस पे मैं वीडियो बनाऊं, तो आप वो भी हम लोग को डीएम कर सकते हो या फिर मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।